शायर माँ के पेट से शायर होता है, पहले दिन से शायर होता है, लेकिन फिर कोई एक लम्हा, कोई एक वक्त, कोई एक चिंगारी, कोई एक बात उस शायर को शायर बना देती है और कुदरत उसको ज़िंदगी के किसी मरहले में ये रियलाइज़ करवाती है कि आप शायर हो, और वो तब लिखना शुरू करता है। मुझे कम से कम 18 से 19 साल हो गए शायरी करते हुए। जब छोटे मोबाइल होते थे उसके अंदर हम गज़लें सेव किया करते थे, हमारे दोस्त होते थे, मैं उन्हें लोगों के शेर भेजा करता था और वो उस पर दाद देते थे। तो एक दिन मैंने अपना शेर कह के उनको भेजा, लिख के भेजा, और उनने बहुत दाद दी। और नीचे मैं नाम पहले भी नहीं लिखता था, अपने शेर के नीचे भी नाम नहीं लिखा था मैंने। जब उन्होंने मुझे ज़्यादा उस शेर पे ज़्यादा दाद मिली तो फिर मुझे लगा शायद मैं भी उनसे अच्छा शायर हूँ, फिर मैंने शायरी शुरू कर दी। तो मुझे पहले दिन से ही शायरी से मोहब्बत थी, और उसके अलावा मैंने कुछ सोचा भी नहीं और कुछ चाहा भी नहीं। मेरी सारी खुशियाँ शायरी से जन्म लेती हैं, मेरे सारे दुख शायरी से जन्म लेते हैं। उसी जगह पर जहाँ कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ़ में खड़े मिलेंगे। तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं, तुझे हमेशा ये सब इशारे खुले मिलेंगे। तू जिस तरह चूम कर हमें देखता है हाफी, हम एक दिन तेरे बाजुओं में मरे मिलेंगे। मेरी जो तालीम है वो भी मेरे यानी ख़यालात की तरह बटी हुई है। मतलब मैं बचपन अपने इलाके में ही पढ़ा, फिर थोड़ा सा दूर एक कैड कॉलेज था कोट, उधर चला गया, फिर उसके बाद हैदराबाद चला गया, फिर उसके बाद बदीन में मैंने एफएससी की, फिर दोबारा मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की महराज यूनिवर्सिटी से, फिर इस्लामिया यूनिवर्सिटी से एमए उर्दू किया, फिर ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से पंजाब यूनिवर्सिटी से एमफिल उर्दू किया। तो वो मैंने कर तो ली, और ये सिर्फ मुझे पता है या मेरे उस्तादों को पता है कि मैं कैसा इंजीनियर हूँ। इंडिया के अंदर तो ऐसा हो सकता है कि आप एक कामयाब शायर हो गए तो आपको मुशायरों से इतने पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे कि आपका घर चल सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। और यहाँ के लोगों को ये बावर करवाने में भी अरसा लग गया कि शायरों को कुछ देना भी होता, वरना वो सिर्फ दुआएं दे के रुखसत कर देते हैं। मैंने जो 60-70 मुशायरे फ्री पढ़े ना, तो ये सारी मेहनत इसलिए थी कि मेरे बाद के आने वाला कोई एक शायर पहले मुशायरे में कुछ ना सही तो उसको 5000 तो दे ही देते हैं। उनको ये तो पता लग गया कि शायरों को कुछ देना होता है। और शादी मेरी अभी तक नहीं हुई, और बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि कर लो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ना करो। तो जो कहते हैं ना करो उनकी तो ज़्यादा है, इसलिए अभी नहीं कर रहा। बीवी अगर अच्छी मिल जाए तो शायरी ख़राब हो जाती है। किसे खबर है कि उम्र बस इस पे गौर करने में कट रही है कि ये उदासी हमारे जिस्मों से किस खुशी में लिपट रही है। आप हिस्ट्री उठा के देखें, जितने भी शायर रहे उनके ख़वातीन के मामलात रहे हैं और माशूकाएँ भी रही हैं उनकी। अजीब दुख है हम उसके होकर भी उसको छूने से डर रहे हैं। अजीब दुख है हमारे हिस्से की आग औरों में बट रही है। ख़वातीन को असल में ये लगता है कि शायर उनकी तन्हाइयों का महवर है। तो मैं अक्सर जब भी ये कहता हूँ कि शायर दूसरे आर्टिस्ट से या दूसरे जो भी होते हैं फ़न, उनसे मुख्तलिफ या उससे बड़ा इसलिए भी होता है क्योंकि उसके पास लफ्ज़ की ताकत होती है। मैं उसको हर रोज़ बस यही एक झूठ सुनने को फ़ोन करता, सुनो यहाँ कोई मसला है, तुम्हारी आवाज़ कट रही है। एक शायर थे, उनसे किसी ने पूछा था कि क्या आपने सारी नज़में एक लड़की के लिए लिखी हैं? तो उसने कहा था कि अगर मैं एक लड़की के लिए लिखता तो मैं एक नज़म लिखता। तो दिल टूटते रहते हैं और यही लोग ही आपको अपने मंजिल तक ले जाते हैं। तो मैं तो फ़नकारों से कहता हूँ उनका शुक्रिया अदा किया करें। तो मैं हमेशा मोहब्बत के बारे में या इन चीज़ों के बारे में लिखता हूँ, इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी होती है। ये बहस बहुत बड़ी लंबी बहस, यानी ये कोई नहर का किनारा नहीं है कि आप 5 मिनट में इधर से चले गए उधर। ये आसमानों के नीचे बहुत बड़ी ज़मीन पे फैला हुआ एक वसी और अमीक और पुरखतर समंदर है, जिसको समझने के लिए आपको इसके अंदर उतरना पड़ता है, लेकिन इसके लिए आपको दिल खुला रखना पड़ता है। इन तजर्बात को एक्सपीरियंस करने के लिए, इस सब में डूबने के लिए
मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब शायर की ज़िंदगी में उसकी पसंदीदा औरत आती है, वो उसकी तारीख़ महव कर देती है। वो उसके ज़माने भुला के उसको अपने नए नए ज़माने में दाखिल कर देती है। फिर सब कुछ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है। फिर उसकी किस्मत का सितारा उसकी हाथों की उंगलियों से निकलता है और उसके सीनों में ग़रूब हो जाता है। फिर उसकी मर्ज़ी है, फिर वो आपको कुछ देखने नहीं देती। और फिर उसी के ही जब वो नज़रअंदाज करती है तो फिर शायर नज़में जनता है, जिस तरह औरतें बच्चे जनती हैं। कि हम मच्छरों से पूछो, समंदर नहीं है ये अफरीत है। हम मच्छरों से पूछो, समंदर नहीं है ये अफरीत है। तुमने क्या सोचकर साहिलों से बंधी कश्तियाँ खोल दी। उसने यादों के पर्वत से लटके हुओं को सहारा दिया। उसकी आवाज़ पर कोह पैमाओं ने रस्सियाँ खोल दी। अगर सुकरात ने जो कहा वो लोगों तक ही ना पहुंचता तो उसने कुछ नहीं कहा था। तो हमें लिख के लोगों तक पहुंचाना भी होता है। अब सोशल मीडिया के ज़रिए आसानी होगी, वरना सिर्फ लिटरेरी मैगज़ीन छपते थे, उनमें आपने अपनी कोई तख्लीक भेजी और वो छाप देते थे और वो भी कुछ लोग पढ़ने वाले थे। तो मेरी ज़्यादातर जो लोग मुझे देखते हैं या जिसे आप फॉलोइंग कह लें, वो इंडिया से ही है। वहाँ के लोग मुझे कई दफ़ा ज़्यादा प्यार करते हैं और ज़्यादा सुनने वाले। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, मेरे अपने दोस्त और मेरे अपने जानने वाले भी यही कहते हैं कि अगर आप एक वीडियो उठाएं, उस पे ऊपर कमेंट्स देखें तो वो ज़्यादातर जो कमेंट्स होंगे वो इंडिया से ही होंगे। शायद उनको प्रेज़ करना आता है, शायद उनको तारीफ़ करना और सराहना आता है, बजाय इसके कि हम ये कहेंगे अच्छा ये तो हम भी कर सकते थे। जैसे मैं नेपाल गया था, तो नेपाल में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो राब्ता कर कर के वहाँ पहुँचे और वहाँ मुझे मिले। तो क्योंकि हमारे पास उनसे मुलाकात की तो एक ही सूरत है, या नेपाल में या किसी और मुल्क में। जब भी मैं कहीं जाता तो मुझे सबसे ज़्यादा इंडिया के लोग कहते हैं कि आप यहाँ कब आएंगे। तो अभी तक मैं नहीं जा सका इंडिया। अगर मैं जाऊँगा तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं सारे शहरों में जाऊँ। वो शहर जो हमने सिर्फ फ़िल्मों में देखे और वो शहर जो हमने सिर्फ किताबों में पढ़े, तो मैं वहाँ जाना चाहूँगा। ख़ुसूसी पंजाब में, दिल्ली में, लखनऊ में, हर जगह ही, बिहार में, बहुत सारे, मतलब बंदा थक जाएगा गिनते गिनते कि मुझे वहाँ के सारे शहर नामों की वजह से भी पसंद है। तो मुझे खुद हिंदी जो की तरह ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मुझे वो नाम भी अच्छे लगते हैं। उनकी हिंदी ज़बान की जो सौत है वो मुझे ज़्यादा पसंद आती है। तो वो मुझे कई दफ़ा, उनके लिए एक आम सी जगह है महाराष्ट्र, मुझे ये बोलने में मज़ा आता है, सुनने में मज़ा आता है। पर मोहब्बत को इस सबसे कोई इलाका नहीं, एक दुख तो बहरहाल हम अपने सीनों में लेकर मरेंगे कि हमने मोहब्बत के दावे किए, तेरे माथे पे सिंदूर टाका नहीं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम दूर हैं तुझसे या पास हैं, हम कोई आदमी तो नहीं, हम तो एहसास हैं। जो रहे तो हमेशा रहेंगे और गए तो कभी मुड़ के वापस नहीं आएंगे, और गए तो कभी मुड़ के वापस नहीं आएंगे। शायर के ऊपर, मेरे ख्याल से हर शायर के ऊपर ये कैफियत आती है कि जब उससे कुछ लिखा नहीं जा रहा होता, और कई दफ़ा ये तवील भी हो जाती है, मतलब ये वक्त बढ़ जाता है। फिर इसके बारे में बहुत सारे लोग इसका हल पूछते हैं, इसका हल क्या है। जो मैंने ये देखा उसका एक ही हल है कि जब ऐसा कोई वक्त एक शायर पे आ जाए तो उसको किताबें पढ़नी चाहिए, और वो किताबें जो उसकी पसंदीदा किताबें हों, नावल्स पढ़ने चाहिए, फ़िक्शन पढ़ना चाहिए, बेशक शायरी ना पढ़े। मेरे अपने कुछ पसंदीदा हैं, राइटर्स हैं, और मैं मोहब्बत के हवाले में थोड़ा सा जानिबदार हूँ। सबसे ज़्यादा मार्कीज़ पसंद है, गैब्रियल गार्सिया मार्कीज़, उससे बढ़ के मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं। उसके बाद बाकी सारे राइटर उसके बाद आते हैं। तो किसी और ही दुनिया में मिली थी मुझसे, तो किसी और ही मौसम की महक लाई थी। डर रहा था कि मेरे ज़ख्म न भर जाएं कहीं, और तू मुट्ठियाँ भर भर के नमक लाई थी। और ही तरह की आंखें थी तेरे चेहरे पर, तू किसी और सितारे से चमक लाई थी। अगर मैं कहीं बैठा हूँ और मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, 50 लोग शोर कर रहे हैं, मैं उस शोर में भी अगर कुछ लिखना चाहूँ तो मैं उस ख़ास कैफियत में जाके शेर लिख सकता हूँ।
लेकिन जब आप उस कैफियत में होते हैं, जब आप शेर लिख रहे होते हैं, तो आपके आसपास के जितने लोग बोल रहे होते हैं वो आपके कान तक आवाज़ ही नहीं आती, वो खामोश हो जाते हैं। शहर आवाज़ें लगाता था मगर तू चुप थी, ये ताल्लुक़ मुझे खाता था मगर तू चुप थी। वही अंजाम था जो इश्क का आगाज़ से है, तुझको पाया भी नहीं था कि तुझे खोना था। चली आती है यही रस्म कई सदियों से, यही होता है, यही होगा, यही होना था। आम लड़के जो शायरी वायरी से दूर हो गए, जो किताबों में भी शायरी पढ़ते हुए कतराते हैं कि उनको समझ नहीं लगती, तो ये मैंने शौरी तौर पे किया था कि चीज़ें थोड़ी आसान करके मैं उनको पेश करूं, और उसका नतीजा भी निकला, मतलब लोग उससे जुड़ना शुरू हो गए। मुश्किल पसंद, देखिए कि अदर फराक का शेर है कि ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। मतलब आसान लिखना बहुत मुश्किल होता है। वो यूँ नहीं होता कि आमद आई लिख दिया कुछ, आमद 20% होगी, 30%, लेकिन बाकी आपको मेहनत करना पड़ती है, और फिर ये भी मेहनत करना पड़ती है कि पता ना लगे कि मेहनत हुई है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि कुछ नया कुछ नया कुछ नया। तो मुनीर न्याजी साहब ने से किसी ने कहा था कि कोई ताज़ा शायरी सुनाओ, तो उसने कहा मैं शायर हूँ, नाई नहीं हूँ, रोज़ मैं नए चावल पका के आप लोगों को ट्राई करवाऊँ कि आज मैंने कैसे बनाया। मेरा जो YouTube चैनल है उसके ऊपर मैं 6 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी शायद उसको 4 महीने हो गए। और टिकटॉक पे मेरी वीडियो वगैरह चलती रहते हैं। टिकटॉक में मेरा अपना अकाउंट भी नहीं है, और उस तरह से मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जो आपको पढ़ते हैं वो आपके हिस्से के पागल होते हैं। तो मेरे हिस्से के जितने भी पागल हैं, मेरी तरफ से उनके लिए बहुत सारा प्यार है। मैं वो सब्ज़ा था जिसे रोन दिया जाता है, मैं वो जंगल था जिसे काट दिया जाता है, मैं वो दर था जिसे दस्तक की कमी खाती है, मैं वो मंजिल था जहाँ टूटी सड़क जाती है, मैं वो घर था जिसे आबाद नहीं करता कोई, मैं तो वो था कि जिसे याद नहीं करता कोई। खैर इस बात को तू छोड़ बता कैसी है, तूने चाहा था जिसे वो तेरे नज़दीक तो है। खैर इस बात को तू छोड़ बता कैसी है, तूने चाहा था जिसे वो तेरे नज़दीक तो है। कौन से गम ने तुझे चाट लिया अंदर से, आजकल फिर से तू चुप रहती है, सब ठीक तो है।